हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी विद पीएन शर्मा। डियर फ्रेंड्स, आज हम 15 मई 2020 दैनिक जागरण का एनालिसिस करेंगे। तो दैनिक जागरण में आज कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारे यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, आज मैं कुछ इनोवेटिव मेथड्स लेके आया हूँ, इनोवेटिव अप्रोच आज मैंने डेवलप की है। उसके तहत जो भी नोट्स मेकिंग है वो कैसे, कुछ मैंने नोट्स बनाए हैं, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस क्या होता है, उसके नोट्स मैंने साथ में न्यूज़पेपर में अटैच किए हैं। आप उनको देखकर नोट्स मेकिंग कर सकते हो। साथ में एक दो क्वेश्चंस भी रखे हैं कि कैसे यूपीएससी प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उनको भी हम सॉल्व करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, इन मेथड्स के द्वारा जो व्यक्ति या जो स्टूडेंट्स द हिंदू नहीं पढ़ते हैं और जिनको द हिंदू पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो कैसे हम द हिंदू को के लेवल का हम अपने दैनिक जागरण को बनाएं, ये हमारी क्या रहेगी, एक अप्रोच रहेगी। तो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का दैनिक जागरण। स्टार्ट करने से पहले इतना सा हम देख लेते हैं कि वर्ल्ड में टोटल कोरोना वायरस के जो केसेज हैं 44 लाख पहुंच गए हैं, जिसमें अमेरिका में 14,000। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में 81,000 केसेस हो गए हैं, दिल्ली में 8,000 एंड सबसे ज्यादा जो है इंडिया में महाराष्ट्र 27,000, गुजरात 9,000, तमिलनाडु 9,000 एंड राजस्थान 4,000। तो ये एक आपको जनरल ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं फर्स्ट न्यूज पर। किसान मजदूर सबके संकट होंगे दूर। किसान मजदूर सबके संकट होंगे दूर, ये आज की न्यूज है। डियर फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री साहब ने 20 लाख करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट किया था। उसी के तहत हमने कल देखा, कल की न्यूज में, कि एमएसएमई सेक्टर, उसके लिए इन्होंने क्या किया, घोषणा की निर्मला सीतारमण जी ने। अगेन अब किसान और मजदूरों की बात आई है, तो इसमें क्या है, इसका जो हमको मेन जो न्यूज याद रखना है, इसमें दो न्यूज है। फर्स्ट, एक देश एक राशन कार्ड, ये आपको याद रखना है। सिर्फ क्या, एक मुद्रा योजना, दो न्यूज इसमें इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन मेंस में बन सकता है, मेंस में आया हुआ भी है। इसमें क्या होता है, एक देश एक राशन कार्ड। पहले क्या होता था, अगर महाराष्ट्र में कोई मजदूर है, राजस्थान का कोई मजदूर है, वो राजस्थान में जाकर काम कर रहा है, या राजस्थान का कोई व्यक्ति है जो महाराष्ट्र में जाकर काम कर रहा है, तो जो राशन कार्ड था, अगर राजस्थान का है तो व्यक्ति राजस्थान का ही राशन कार्ड यूज कर सकता था और राजस्थान में यूज कर सकता था उसको। महाराष्ट्र में वो वस्तुएं नहीं खरीद सकता था जो राशन कार्ड के द्वारा उसको ऑयल मिलता है, या फिर शक्कर चीनी मिलती है, या फिर पीडीएस के थ्रू पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है उसके तहत जो अनाज मिलता है, उसका वो लाभ केवल राजस्थान में ले सकता था राशन कार्ड के द्वारा। लेकिन अब क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति अपने राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासी के तौर पर जाता है और राशन कार्ड से वह उस राज्य में भी इसका लाभ उठा पाएगा। इसीलिए अब ये स्कीम मार्च 2021 तक पूरी कर ली जाएगी। पूरे देश में अब एक ही राशन कार्ड लागू हो जाएगा। तो ये आप याद रखना, वन नेशन वन कार्ड, इसको योजना को बोलते हैं, तो ये याद रखना। सेकंड है मुद्रा योजना। ये यूपीएससी 2016 का क्वेश्चन है। इसमें क्या था कि जनरली क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति है गांव में, इसको जब पैसे की जरूरत पड़ती है, तो ये कहां जाता है, साहूकार साहब के पास। और ये साहूकार मोटा पेट फुला के बैठे रहते थे कुर्सी पर। जब इनके पास जाते थे तो ये क्या करते थे, पैसा लेके आओ, मीन्स पैसा तो देंगे लेकिन इंटरेस्ट जो है, ब्याज, वो बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए इसको पैसे की जब जरूरत होती थी, किसके पास आता था, साहूकार के पास, मीन्स मनी लेंडर। जब ये पैसा ज्यादा लेता था इंटरेस्ट रेट, तो ये कभी चुका नहीं पाता था और इसके पास कर्ज ज्यादा हो जाता था कि इसके पास जो भी व्यक्ति गांव में है। मीन्स इससे कैसे छुटकारा पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मुद्रा योजना लेकर आई, जिसमें 10 लाख तक का क्या है, आपको लोन मिल जाएगा। जिसमें 3 बनाया है, शिशु, तरुण और युवा। ये इस योजना के तहत अब इसमें क्या किया गया है मुद्रा योजना में, कि इसके तहत जो 50 लाख रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं, जो छोटे छोटे उद्योग लगाते हैं, उनके लिए 5,000 करोड़ का एक प्रावधान किया गया है। और इसमें उनको अब 10,000 रुपए तक का कर्ज मिलेगा आराम से, तो वो कर्ज ले सकते हैं। साथ में यह कहा गया है कि मुद्रा स्कीम की जो शिशु योजना है, अगर उसमें समय पर कर्ज चुका देगा जो लिया है, तो 2% की ब्याज सब्सिडी भी मिलेगी। ब्याज सब्सिडी क्या होती है, अगर मान लो बैंक 8% के हिसाब से ब्याज ले रही है, मीन्स
8% के हिसाब से अगर ब्याज ले रही तो आपने टाइम पर पैसा चुका दिया तो गवर्नमेंट इसमें 8 में से 2% गवर्नमेंट भरेगी और आपको केवल 6% पर ब्याज पर पैसा मिल जाएगा। तो ये एग्जाम्पल है, तो इसी को बोलते हैं ब्याज सब्सिडी। सब्सिडी ब्याज पर भी मिलती है, याद रखना। तो यहां पर दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, एक देश एक राशन कार्ड, एक मुद्रा योजना। इनके बारे में आप याद रखोगे। बाकी किसानों के लिए क्या है, किसान सम्मान निधि योजना, तो उसको भी याद रखना, किसान सम्मान निधि योजना। अगेन आगे हम चलते हैं। यहां पर आगे इस पेज पर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। सेकंड जो नेशनल कैपिटल से संबंधित है, यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, आप पढ़कर छोड़ सकते हो, लिखने लायक कुछ नहीं है, तो टेंशन नहीं लेना है। यहां पर पेज नंबर 3 केंद्र सरकार में लागू होगा वर्क फ्रॉम होम, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, यहां पर भी कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। अगेन पेज नंबर 4 कोरोना को हराना, अगेन कोरोना वायरस से रिलेटेड सारी न्यूज है जो हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप जस्ट एक बार देख सकते हो, लिखने लायक कुछ भी नहीं है। महामारी से मुकाबला, अगेन यहां पर सिर्फ डायरेक्ट कोरोना वायरस से संबंधित सारी न्यूज है जिनके बारे में आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। इनको अगर छोड़ भी दोगे तो यहां पर छोटा सा इतना सा देख लेना आप, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि श्रम कानूनों को शिथिल करने, जितने भी श्रम कानून है जैसे यूपी, एमपी और गुजरात, इन सरकारों ने क्या किया है, जो श्रम कानून बने हुए हैं, जो श्रम कानून बने हुए हैं, कुछ राज्यों ने 3 साल के लिए सस्पेंड कर दिए, क्योंकि श्रम कानूनों के तहत उनको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, उनको अलग अलग कई सुविधाएं देनी पड़ती है, उनके काम के घंटे फिक्स रहते हैं, तो उन सभी को सस्पेंड कर देना, अब उद्योग जो है वो अपने अनुसार उनको यूज कर सकते हैं, किसको, श्रमिकों को। इसलिए ये कोरोना वायरस के कारण किया गया है, लेकिन अब ये कानूनों को शिथिल करने से लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती पहुंच गई है। आगे देखेंगे, जब भी केस आएगा तो हम देखेंगे कि इसका क्या रिजल्टेंट रहता है, गवर्नमेंट के पक्ष में जाता है यह मामला या इसके खिलाफ जाता है। पेज नंबर 6 पर ऐसी कोई न्यूज नहीं है जो हमारे लिए पढ़ने लायक हो। अगेन पेज नंबर 7 पर भी कोई न्यूज नहीं है, यहां पर भी कोई न्यूज नहीं है। जो यहां पर एक न्यूज जो है उसको आप देखना, ये इंपॉर्टेंट है। पेज नंबर 7 पर हम ये पढ़ेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में उद्धव सहित 9 निर्विरोध चुने गए। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या, महाराष्ट्र विधान परिषद। और हम जानते हैं कि राज्य हमारे यहां 28 राज्य है, जिसमें 6 राज्यों में, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, यूपी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों में 6 राज्यों में क्या है, बाइकैमरलिज्म मींस द्विसदन है, एक तरफ विधानसभा एक तरफ राज्य विधान परिषद, जबकि अन्य राज्यों में केवल विधानसभा है। तो याद रखना 6 राज्य। अब अगर बात करें स्टेट लेजिस्लेचर काउंसिल मींस राज्य विधान परिषद, इसकी स्थापना कैसे होती है, इसकी स्थापना या फिर अगर इसको मिटाना रहे, अगर जैसे महाराष्ट्र में अगर इसको हटाना रहे तो कैसे हो सकता है, इसके लिए वहां की जो विधानसभा रहती है, विधानसभा, वो विधानसभा 2/3 प्रेजेंट प्लस वोट, 2/3 उपस्थित और वोट करने वाले प्लस उनके आधे टोटल, जो उनकी विधानसभा है उसकी जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका आधा, ये डबल 2 टाइप की मेजोरिटी लगकर एक रेजोल्यूशन पास होता है। याद रखो, जब भी किसी राज्य में राज्य विधानसभा परिषद बनानी हो या उसको मिटाना हो तो 2/3 प्रेजेंट एंड वोट एंड हाफ टोटल के साथ एक रेजोल्यूशन पास अगर हो जाता है राज्य विधानसभा के द्वारा, तो ये फिर आता है किसके पास, संसद के द्वारा, संसद के पास। संसद अगर इससे अब सामान्य बहुमत मीन्स आप प्रेजेंट एंड वोट, ये सामान्य बहुमत होता है, मीन्स जो टोटल उपस्थित है उस दिन उसमें से आधे से ज्यादा व्यक्ति अगर इसको पास कर देते हैं, इसका बहुमत में पक्ष में मत करते हैं, हाफ आधे प्रेजेंट एंड वोट संसद में राज्यसभा और जो हमारी राज्यसभा और लोकसभा में पास हो जाता है, तो उस विधान परिषद को हटा भी सकते हैं और उसको बना सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि राज्य क्या चाहता है। तो राज्य विधान परिषद जो है इसका इंपॉर्टेंट याद रखना, इसका निर्माण कैसे होता है। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट याद रखना कि राज्य विधान परिषद जो है उसमें मैक्सिमम संख्या जो है वो राज्य विधानसभा जो है उसकी 1/3 हो सकती है और मिनिमम 40 तो होनी चाहिए। तो 40 और 1/3 आप याद रखोगे। यहां पर अगेन पेज नंबर 8, ये कल भी हमने एक एडिटोरियल देखा था जो द हिंदू से टक्कर ले सकता है। आज अगेन एक अच्छा एडिटोरियल है जो द हिंदू के लेवल का है और इन्होंने अच्छा, धर्मकीर्ति जोशी साहब ने अच्छा एडिटोरियल लिखा है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है
इंपॉर्टेंट न्यूज है वो हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, दुनिया में 2008-9 में एक बार आर्थिक संकट आया था। आप जब भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपके पास बार बार 2008-9 का जिक्र होगा। 2008-9 में क्या होता, पूरा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। इसका नाम था अमेरिकन इकोनॉमिक क्राइसिस। पूरा जो डॉलर था उसकी वैल्यू बहुत गिर गई थी, वहां की इंडस्ट्री बहुत कम हो गई थी, और जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है अमेरिका की वो बहुत तेजी से, और उसका प्रभाव पूरे वर्ल्ड पर पड़ा। पूरे वर्ल्ड में वैश्विक वित्तीय संकट आ गया। तो ये याद रखना, उसमें इंडिया की, उस समय इंडिया की ग्रोथ रेट थी वो भी बहुत कम हो गई थी। अगेन हम देखते हैं यहां पर, आप ये याद रखना कि ये क्या है, 1991-2 में भुगतान संतुलन। इसलिए हमारे यहां 1991 में एलपीजी रिफॉर्म हुए, मीन्स लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये सुधार इसलिए हुए क्योंकि हमारे यहाँ पर बीओपी संकट आ गया था। अब ये बीओपी संकट होता क्या, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहां पर देखते हैं बीओपी संकट। तो इस टाइप के आप नोट्स बनाकर रख लेना माय डियर फ्रेंड्स। बीओपी होता क्या, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। ये क्या होता है, इंडिया अगर देश है या कोई अन्य देश भी हो सकता है इंडिया के अलावा, अगर अमेरिका कोई भी एक देश लेंगे, उसका अन्य पार्ट, जो अदर पार्ट ऑफ अर्थ या मैनी अदर नेशन, मतलब एक देश का, इंडिया का अन्य देशों के साथ क्या आर्थिक लेन देन हुआ है एक साल के अंदर, उसका जो लेखा जोखा रहता है उसे क्या बोलते हैं, भुगतान संतुलन। और इसमें संकट आगे देखेंगे कि भुगतान संकट क्या होता है, लेकिन भुगतान संतुलन किसको कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि अगर एक देश का अन्य देशों के साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उसके साथ जो आर्थिक लेन देन होता है एक साल के अंदर, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो सकता है, आयात निर्यात हो सकता है, उधार का लेना और देना हो सकता है, संपत्तियों का क्रय विक्रय हो सकता है। इंडिया का कोई व्यक्ति अमेरिका में संपत्ति खरीद रहा है, घर ही खरीद रहा है, या विजय माल्या साहब ने यहां से बहुत संपत्तियां खरीद ली। ये जो लेन देन होता है देशों के बीच में, लोगों के बीच में, इसका पूरा एक साल का लेखा जोखा क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। तो इसको आप लिख के रख लेना। अब देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो पार्ट रहते हैं, दो अकाउंट रहते हैं। एक रहता है करंट अकाउंट, जिसे कहते हैं चालू खाता। करंट अकाउंट मीन चालू खाता। एक होता है कैपिटल अकाउंट, जिसको बोलते हैं पूंजीगत खाता। तो याद रखना, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो खाते रहते हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में अगेन दो खाते रहते हैं, एक विजिबल अकाउंट, एक इनविजिबल, मींस दृश्य अकाउंट और अदृश्य खाता। दृश्य खाता इसलिए क्योंकि यहां पर गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। करंट अकाउंट में वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात के बारे में बात की जाती है। मींस जो आयात निर्यात है वो कहां देखा जाएगा, करंट अकाउंट में। और उसमें भी जब वस्तुओं का आयात निर्यात होगा तो उसे विजिबल अकाउंट में रखेंगे, क्योंकि वस्तुओं को हम देख सकते हैं नग्न आंखों से। जब ये एयरपोर्ट पर आएंगे या पोर्ट पर जब इनको वस्तुओं को ढोना पड़ेगा, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि ये वस्तु जा रही है, मोबाइल जा रहा है, तो उसको देख सकते हैं। इसलिए किसका पार्ट है, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विजिबल अकाउंट। इनविजिबल अकाउंट में जनरली हम सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। डॉक्टर साहब जा रहे हैं तो डॉक्टर साहब जाते हुए दिख रहे हैं, लेकिन क्या डॉक्टर हेल्थ लेकर जा रहा है, पता नहीं, वो तो तजुर्बा है। तो इसलिए यहां पर ये दिखती नहीं है सेवाएं, इसलिए इनविजिबल अकाउंट में सेवाओं को एक्सपोर्ट इंपोर्ट को रखते हैं। तो सेवाओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इसके अलावा और क्या रखते हैं, अगर एफडीआई किसी देश ने किया, फॉरेन डायरेक्ट निवेश, मींस विदेशी निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उसके द्वारा जो इनकम जनरेट होती है। अब याद रखना इन दोनों में, कैपिटल अकाउंट जब पढ़ेंगे तो यहां एफडीआई पढ़ेंगे। अगर एफडीआई की डायरेक्टली बात करें तो एफडीआई जो होती है वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है, लेकिन एफडीआई करने के बाद जो उससे इनकम जनरेट हो रही है, उससे जो लाभ प्राप्त हो रहा है, वो कहां का पार्ट है, इनविजिबल अकाउंट का। और डायरेक्टली यूपीएससी में स्टेटमेंट्स के तौर पर पूछते हैं। तो याद रखना, सर्विस का लेन देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट इनविजिबल में, एफडीआई के द्वारा जो इनकम हो रही है वो कहां, इनविजिबल में। और प्राइवेट रेमिटेंस मींस जो निजी संप्रेषण है, निजी संप्रेषण क्या होता है, वो भी इनविजिबल अकाउंट का पार्ट है। निजी संप्रेषण क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, सऊदी अरेबिया में अगर हमारा कोई इंडिया का जाकर एम्प्लॉय काम कर रहा है, सऊदी अरेबिया में, इस खाड़ी देशों में हम जानते हैं कि इंडिया के बहुत सारे लोग जाके काम करते हैं, केरला से। और अभी एक वंदे मातरम, वंदे भारत प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है, जहां से वहां से लोगों को वापस इंडिया में लाया जा रहा है, क्योंकि संक्रमण हो जाए इसलिए। तो सऊदी अरेबिया में अगर इंडिया का कोई एम्प्लॉय जाकर काम कर रहा है और वो मनी ट्रांसफर कर रहा है इंडिया में अपनी फैमिली को, तो ये क्या है, प्राइवेट रेमिटेंस, इसे बोलते हैं निजी संप्रेषण। और इसीलिए अभी वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि कोरोना वायरस के कारण जो निजी संप्रेषण है वो कम हो जाएगा इंडिया का,
क्योंकि सबसे ज्यादा बाहर से पैसा भेजा जाता है इंडिया में लोगों के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं। तो निजी संप्रेषण। और इनविजिबल अकाउंट का पार्ट क्या क्या है? गवर्नमेंट को अगर गिफ्ट मिलते हैं तो ये इसका पार्ट है। यूनिलैटरल ट्रांसफर मीन्स एक तरफीय स्थानांतरण क्या होता है? जब इंडिया को बाहर से सहायता मिले और वो सहायता इस कंडीशन में मिले कि वापस आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे कई बार अभी कोरोना वायरस के केस में अगर बाहर से कोई ऑर्गेनाइजेशन दान करता है तो दान क्या है? एक तरह से यूनिलैटरल ट्रांसफर। मीन्स यहां पर एक देश को दिया, दोबारा लेने की जरूरत नहीं है, मीन्स दान हो गया। तो ये क्या है? अनुदान। इसको यहां पर ग्रांट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रांट्स, GRANTS, ग्रांट्स मीन्स अनुदान। जैसे हम शादी में जाते हैं, लड़की को पैसा देते हैं तो ऐसा थोड़ी नहीं कि वापस हमको लौटाएंगे, नहीं। तो ये क्या है? ग्रांट। तो यूनिलैटरल ट्रांसफर या ग्रांट्स, गवर्नमेंट गिफ्ट, प्राइवेट रेमिटेंस, FDI से इनकम, सर्विस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ये किस अकाउंट का पार्ट है? करंट अकाउंट के इनविजिबल अकाउंट का। और करंट अकाउंट का दूसरा पार्ट विजिबल अकाउंट, जिसमें गुड्स का लेन देन होता है। तो ये याद रखना। अब सेकंड है कैपिटल अकाउंट, जिसमें FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FPI फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश मीन्स विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। इन दोनों में क्या अंतर है? FDI और फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश में FDI के अंदर क्या होगा? जब बाहर की कोई कंपनी यहाँ इस इंडिया की कंपनी में निवेश करेगी तो उसको निर्णय लेने की भागीदारी भी मिलती है, वो भी निर्णय लेगी। मीन्स जब भी निर्णय होगा कंपनी में तो उसको भागीदारी मिलती है। साथ ही में FDI लंबे समय के लिए की जाती है, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले टाइम में मुझे भी लाभ मिलेगा। लेकिन फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश में क्या होता है? जो निवेशक रहते हैं उनका मेन मकसद रहता है लाभ कमाना शॉर्ट टर्म में। आज अगर उनको लाभ मिला, थोड़े दिन बाद अगर लगा कि लाभ मेरा कम हो रहा है तो वो यहां से चले जाएंगे वापस अपना पैसा निकाल कर मार्केट से। और इनको किसी कंपनी में अगर पैसा लगा रहे हैं, उसका शेयर खरीद रहे हैं, तो इनको उसमें निर्णय लेने की भागीदारी में शामिल नहीं किया जाता है। NRI डिपॉजिट, जो हमारे भारतीय जो बाहर जाकर रह रहे हैं वो जो डिपॉजिट करवाते हैं बैंकों में, वो किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का। और उधार लेना, अगर इंडियन गवर्नमेंट बाहर से उधार ले रही है, एक्सटर्नल बोरोइंग, इंडिया की गवर्नमेंट को अगर कम पैसा पड़ गया, बाहर से उधार ले रही है, तो वो किसका पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का। अब क्या देखना है कि जनरली हम जब देखते हैं चालू खाता करंट अकाउंट डेफिसिट, तो यहां पर जब इन दोनों को मिलाकर करंट अकाउंट डेफिसिट में क्या हो जाएगा? इन दोनों को मिलाकर अगर हमारा एक्सपोर्ट कम हो रहा है और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, तो इन दोनों आधार पर करंट अकाउंट में, तो वो है करंट अकाउंट डेफिसिट, चालू खाता गाठा। अगर विजिबल अकाउंट देखें तो इसको ट्रेड अकाउंट भी बोलते हैं, विजिबल को। और ट्रेड गाथा मीन्स जो ट्रेड अकाउंट मीन्स जो व्यापार गाठा है, वो विजिबल अकाउंट के आधार पर अगर गुड्स का इंपोर्ट ज्यादा होता है एक्सपोर्ट की बजाय, तो इसे बोलते हैं क्या? ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, व्यापार घाटा यहां पर। तो याद रखना, ये हमने देखा। अब यहां पर दो चीजें हो सकती है करंट अकाउंट के आधार पर, एक करंट अकाउंट सरप्लस और एक करंट अकाउंट डेफिसिट। मिस एक जगह आपको खाता में घाटा हो सकता है, एक जगह आपको सरप्लस मिस फायदा हो सकता है। करंट अकाउंट डेफिसिट में एक्सपोर्ट ज्यादा होता है, मिस एक्सपोर्ट कम होता है इंपोर्ट की बजाय, इंपोर्ट यहां ज्यादा हो रहा है। और किसी इकोनॉमी में फिजिकल डेफिसिट मिस राजकोषीय घाटा और करंट अकाउंट डेफिसिट एक साथ होता है, तो इसे बोलते हैं ट्विन डेफिसिट। क्या बोलते हैं? ट्विन डेफिसिट मीन्स दोहरा गाठा। क्या बोलते हैं? दोहरा गाठा। तो यहां पर याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? ट्विन डेफिसिट। डियर फ्रेंड्स, ये हो गया। अब हम देखते हैं क्या कि बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट क्या होता है कि एक तरफ करंट अकाउंट, तो यहां एक्सपोर्ट इंपोर्ट, तो अगर हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो यहां पर हमको पैसा ज्यादा जाएगा। साथ ही में यहां कैपिटल अकाउंट में हम उधार ज्यादा ले रहे हैं, मींस यहां पर भी हम लोगों को ज्यादा ही पैसा दे रहे हैं, यहां पर हमारा पैसा जो है वो भी हमारे ऊपर ज्यादा हो गया है। तो दोनों जगह अगर हम मनी जो है बाहर ज्यादा जा रहा है, मींस बैलेंस अकाउंट में अगर हम पैसा बाहर ज्यादा भेज रहे हैं, विदेशों में बाहर ज्यादा जा रहा है हमारा पैसा आने की बजाय, तो वो क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट। और 1990 के आसपास हमारी कंडीशन ये हो गई थी कि हमारे पास विदेश से पैसा ज्यादा बाहर जा रहा था, इनकम कम हो रही थी, तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम और इंपोर्ट कर सके। इसे क्या कहा गया? 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन यहां पर जो है वो क्या है? 1991 की हमने बात कर ली।
अगेन यहां पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रेमिटेंस। हमने रेमिटेंस देख लिया कि भारतीयों द्वारा रेमिटेंस कम हो जाएगा, कि बाहर से जो अपने घर में पैसे भेजते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। और इंडिया सबसे ज्यादा रेमिटेंस लाने वाला देश है, मीन्स बाहर से जो पैसा भेजते हैं इंडिया में वो सबसे ज्यादा कहां से भेजा जाता है, इंडिया में, बाहर से। तो ये याद रखना। हम देखेंगे एक मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। यहां पर एक और जो बार बार आपके आता रहेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी ने आजकल इतना किया, मॉनेटरी पॉलिसी ने इतना किया, मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे। उसके बाद यहां पर अगेन राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है कि जब गवर्नमेंट की खर्चा ज्यादा हो, किससे, आय से, तो इसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो याद रखना। यहां पर आगे ये जो एमपीएमआई है इनके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देना है। यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, 2008-9 का बैलेंस, जो वैश्विक वित्तीय मंदी थी, उसके बाद हमारे लिए व्यापार घाटा, उसके बाद एलपीजी रिफॉर्म किया था हमने 1991 में, उसके बाद हमारे लिए जो यहाँ इंपॉर्टेंट है वो है रेमिटेंस क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है मौद्रिक नीति क्या होती है, इसके बारे में हम देखेंगे। आगे इन्होंने क्या किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मौद्रिक नीति क्या होती है ये हम देखते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा न्यूज में बना रहेगा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी मीन्स मौद्रिक नीति, ये क्या होती है, इकोनॉमी में लिक्विडिटी को मैनेज करना। मीन्स इकोनॉमी जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें लिक्विडिटी मीन्स पैसों का जो आवागमन है, पैसों का जो फ्लो है, उसको मैनेज करने के लिए क्या होती है, मॉनेटरी पॉलिसी। और ये लेकर कौन आती है, आरबीआई। इसमें कैसे कंट्रोल करें, इसके दो उपकरण होते हैं, एक होता है मात्रात्मक उपकरण, एक होता है चयनात्मक उपकरण, सेलेक्टिव या क्वालिटेटिव, यहां पर क्वांटिटेटिव। जो हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का मात्रात्मक उपकरण है उसमें कौन कौन से शामिल है, एक होता है एलएएफ, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, तरलता समायोजन फैसिलिटी। तो उसमें आती है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में जो बैंक है अगर उसको पैसे की जरूरत पड़ती है कई बार तो आरबीआई से वो पैसा लेती है। आरबीआई से जब पैसा लेती है तो इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ेगा आरबीआई को इस पैसे पर। तो जो इंटरेस्ट रेट है वही क्या है, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, यहां पर यह है आरबीआई और यहां पर है बैंक। बैंकों के पास कई बार पैसा बहुत ज्यादा हो जाता है तो वो क्या करती है, बैंक आरबीआई के पास अपना पैसा जमा करा देती है और आरबीआई ऐसे जमा कराए हुए पैसे पर क्या देती है, इंटरेस्ट देती है बैंकों को, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। दोनों को ही कम किया गया है अभी हाल ही में, रिवर्स रेपो रेट को भी और रेपो रेट को भी, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट के द्वारा क्या चाहती है गवर्नमेंट, जो आरबीआई क्या चाहती है कि मेरे पास ज्यादा पैसा ना रखे, बैंक उसको बांटे बाजार में जिससे तरलता बढ़े। रेपो रेट को भी कम किया गया क्योंकि बैंकों को जब सस्ता लोन मिलेगा तो वो लोगों को भी सस्ता लोन बांटेंगे। सेकंड है वेरिएबल रिजर्व रेशियो, मींस जो कई तरह के रेशियोज हैं उसमें सीआरआर, केस रिजर्व रेशियो, और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, और कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो में अभी हाल ही में क्या होता है कि अगर बैंक के पास 100 रुपये आ रहे हैं डेली तो उसमें से 3 रुपये मीन्स 3% किसके पास रखना पड़ेगा आपको, आरबीआई के पास। ये बैंकों के लिए जरूरी है ताकि अगर बैंक कभी दिवालिया हो जाए तो आरबीआई लोगों का पैसा तो चुका पाए। तो ये 100 रुपये अगर बैंक के पास आ रहे हैं तो उसमें 3 रुपये मीन्स 3% जो पैसा है वो आरबीआई के पास रखना जरूरी है। उसके अलावा जो एसएलआर है इसमें क्या होता है, बैंक के पास अगर 100 रुपये आ रहे हैं डेली के, मीन्स 100 रुपये से ज्यादा ही आते हैं, जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं कि 100 रुपये है मान लो, तो उसका 18% के आसपास मीन्स लगभग 18 रुपीज क्या करना पड़ेगा, खुद के पास रखना पड़ता है बैंकों को, उसको लोन के रूप में नहीं दे सकते ताकि कभी नुकसान की भरपाई कर सके। बैंक रेट क्या होती है, ये भी रेपो रेट की तरह ही होती है, लेकिन यहां पर रेपो रेट में लगभग 28 दिन तक पैसा लिया जाता है, कम दिनों के लिए पैसा दिया जाता है, जबकि बैंक रेट में लंबे समय के लिए पैसा उधार दिया जाता है। तो ये भी उधारी दर है क्या, आरबीआई की। आरबीआई इसके द्वारा भी बैंकों को पैसा देता है लंबे टाइम के लिए। एमएसएफ रेट, इसमें आरबीआई एक रात के लिए, वन नाइट, इसको क्या बोलते हैं, वन नाइट, ओवरनाइट के लिए पैसा देती है बैंकों को, जो जिस दर पर देती है वो क्या है, एमएसएफ रेट। और याद रखना बैंक रेट बराबर एमएसएफ रेट, बैंक रेट और एमएसएफ की दर बराबर होती है और ये हमेशा रेपो रेट से ज्यादा होती हैं। और कितनी ज्यादा होती है, 0.25%। इसको बेस पॉइंट भी बोलते हैं, 25 बेस पॉइंट। हमेशा जब भी आप मौद्रिक नीति पढ़ोगे तो बेस पॉइंट्स के ऊपर बात की जाती है, तो 1% को वहां पर 100 बेस पॉइंट माना जाता है।
कितना? जब भी आप न्यूज़पेपर में देखोगे कि बैंक ने अपनी ब्याज दरें 10 बेस पॉइंट घटाई, मीन्स 0.1, कि वहां पर 1% का मतलब कितना होता है? 100 बेस पॉइंट। तो याद रखना, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें क्या है, गवर्नमेंट की को जब उधार लेना रहता है तो आरबीआई के थ्रू वो क्या करवाती है, अपनी बॉन्ड जारी करती है। बॉन्ड को बेचना और खरीदने का जो काम आरबीआई के द्वारा होता है उसको क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन। मींस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जो सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनके द्वारा सरकार आरबीआई के थ्रू लोन लेती है लोगों से, उसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। चयनात्मक उपकरण में कौन कौन से? मार्जिन निर्धारण। यहां पर क्या करती है आरबीआई कि मार्जिन फिक्स कर देती है कि आपको 1 हेक्टेयर जमीन से, जब भी हम बैंक से पैसा लेना जाते हैं तो हम कुछ गिरवी रखते हैं। अगर मान लीजिए 1 हेक्टेयर से पैसा मिल रहा है हमको 10 लाख रुपए, अगर बैंक आरबीआई ये बढ़ा दे कि 1 हेक्टेयर से आपको 20 लाख मिल जाएगा, तो अपने आप आपके हाथ में पैसा बढ़ जाएगा। तो इससे भी मनी का सप्लाई आप कंट्रोल कर सकते हो। नैतिक दबाव, इसमें क्या होता है, आरबीआई जब अपनी रेपो रेट कम करता है तो बैंकों के ऊपर भी दबाव आता है कि वो भी अपनी ब्याज दरें कम करे, इसको बोलते हैं नैतिक दबाव। क्रेडिट राशनिंग, इसमें आरबीआई पहले ही फिक्स कर देती है कि बैंक जो है वो जो लोन दे रही है, बैंक जो लोन दे रही है लोगों को, वो फिक्स कर दो। जैसे 40% लोन फिक्स कर रखा है कि इतना 40, अगर 100 रुपये बैंक लोन दे रही है तो 40 रुपये आपको इन क्षेत्रों में देना पड़ेगा। जैसे नवीनीकरण ऊर्जा है, गरीबी है, हाउसिंग के लिए देना है, तो फिक्स कर रखा है। उसी को बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्राथमिकता क्षेत्र उधारी, तो उनको देना जरूरी है। तो ये क्या होता है, एक क्षेत्र की तरफ आपने मोड़ दिया अपने पैसों को, तो ये क्या है, मनी सप्लाई को रोकना। अब एक इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें बार बार जब हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति में 6 सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है, मीन्स नियुक्त करती है। आरबीआई से एक आरबीआई का गवर्नर, एक आरबीआई का डिप्टी गवर्नर और एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो आरबीआई का जो केंद्रीय बोर्ड रहता है, सेंट्रल बोर्ड, उसके द्वारा इसका चयन किया जाता है। तो 3 आरबीआई से हो गए, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है 4 साल के लिए, इनको 4 साल के लिए। और जो गवर्नर साहब हैं उनका मिनिमम कार्यकाल रहता है 3 साल और 2 साल का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है, मीन्स मैक्सिमम 5 साल रह सकते हैं। रघुराम राजन साहब 3 साल रहे थे, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी, मीन्स मोदी गवर्नमेंट, उनकी क्रिटिसाइज इसी आधार पर हुई थी कि उनका 2 साल का एक्सटेंशन नहीं बढ़ाया गया, तो वो 3 साल के लिए रहे थे। तो मैक्सिमम कोई गवर्नमेंट चाहे तो 5 साल के लिए बढ़ा सकती है। आरबीआई का गवर्नर अध्यक्ष होता है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसका अध्यक्ष कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर। इसके पास वीटो पावर नहीं होता, मीन्स अगर 4 सदस्य, मीन्स यहां पर जो भी निर्णय होगा वो बहुमत के आधार पर होगा, ये वीटो नहीं कर सकता, मीन्स इसके मनाही करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 लोगों ने या 5 लोगों ने सही बोल दिया, अगर एक तरफ क्या है गवर्नर साहब है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा बहुमत के आधार पर, या 4 लोग एक तरफ है, 2 लोग एक तरफ है, उसमें गवर्नर भी है, तो भी जो आपका मत है, मीन्स जो निर्णय है वो हो जाएगा। कास्टिंग वोट दे सकता है, अगर 3-3 के बीच में टाई हो गया तो फिर निर्णय कौन कर सकता है, आरबीआई का गवर्नर। आप कास्टिंग वोट कहां पर पढ़ोगे, संसद में भी पढ़ोगे, जब वोटिंग हो रही हो संसद में, स्पेशली जब राज्य लोकसभा में, तो स्पीकर भी कास्टिंग वोट कर सकता है। कार्य क्या है, बेंचमार्क पॉलिसी रेट का निर्धारण, मींस रेपो रेट का निर्धारण कौन करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, मींस रेपो रेट ही मेन है, जो वर्तमान में कितनी है, 4.4%। अब एक क्वेश्चन है इसी के आधार पर, यह क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। यह क्वेश्चन 2017 का यूपीएससी का है, यूपीएससी 2017 प्री का। क्या 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 क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति समिति, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। यह आरबीआई की मानक बेंचमार्क दरों का निर्धारण करती है। अभी हमने देखा था कि मानक बेंचमार्क दर क्या है, रेपो रेट, तो आप देखना क्या है, यह एक 12 सदस्यीय निकाय है जिसमें आरबीआई का गवर्नर शामिल है और प्रत्येक वर्ष इसका पुनर्गठन किया जाता है। यह केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कार्य करती है। तो आपको देखना है कि किसकी अध्यक्षता में काम करती है, कितना सदस्य निकाय है और कौन सा इसमें सही होने का चांस है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओगे कि इसमें कौन सा आंसर सही है। तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट था आज का। आगे हम चलते हैं, मौसम बदल रहा है कश्मीर का मिजाज। हमारे लिए जो कंट्रोवर्सी थी कि जो पीओके है, पीओके में कुछ भागों का मौसम इंडियन ब्रॉडकास्ट जो जी न्यूज़ वगैरह इन्होंने बताया, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां पर आया है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये हमारे लिए जो है चीन पाक आर्थिक गलियारा, यहां पर वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चीन पाक आर्थिक गलियारा। तो ये क्या है? चाइना जो है उसका एक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। चाइना की एक स्कीम है, प्रोजेक्ट है, चाइना की स्कीम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, या इसी को बोलते हैं वन बेल्ट वन रोड। इसके द्वारा ये क्या कर रहा है, पूरे वर्ल्ड जो है उसको अपने से लिंक कर रहा है रोड के द्वारा, मीन्स सड़कों के द्वारा, या फिर जलयानों के द्वारा, जो पोर्ट है सी पोर्ट उनके द्वारा, या फिर वायुयान और बड़ी बड़ी जो पाइपलाइन है वो बिछा रहा है, ताकि अपने देश को सारे देश से, चाहे वो एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे यूरोप हो, उन सभी देश को, चाहे ये एशियन कंट्रीज हो, सभी को अपने से जोड़ लेगा, चाहे ये बंगाल की खाड़ी में या इधर रहने वाले कोई देश हो, मालदीव, इन सभी को जोड़ रहा है ताकि इसका व्यापार और ज्यादा बढ़ सके। उसी में से एक स्कीम है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। इसमें चाइना ने क्या किया है कि कासगर जो शहर है चाइना का, उसको पीओके से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, कहां, पाकिस्तान का जो अरब सागर है वहां पर जो ग्वादर पोर्ट है वहां पर इसने जोड़ दिया। अब इससे फायदा क्या होगा, पाकिस्तान की जो दूरी है वो कम हो गई, मीन सॉरी जो चाइना की दूरी यहां पर आ जाएगा, यहां से मध्य एशिया में जल्दी से जा सकता है, यहां से यूरोप पहुंच सकता है, यहां से ये पूरा जो अपना सामान है वो अफ्रीका में पहुंचा सकता है चाइना, और यहां से जो एशियन कंट्रीज है इसकी दूरी कम हो गई। तो याद रखना ये क्या है, किसका प्रोजेक्ट है, चाइना का। हमने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट क्या बनाया है, हमने भी इसके अगेंस्ट एक अपना एक प्रोग्राम चलाया है, प्रोजेक्ट, कि हम क्या करते थे, पहले हमारे को कोई सामान पहुंचाना रहता था तो हम पाकिस्तान के अटारी बॉर्डर पर जाते थे। अगर अफगानिस्तान में हमको सामान पहुंचा रहा है तो पहले सामान की यहाँ लोडिंग होती थी, जैसे ही पाकिस्तान बॉर्डर पर गया तो अनलोडिंग, फिर लोडिंग, फिर जब अफगानिस्तान में जाएगा तो वहां अनलोडिंग, 4 बार लोडिंग अनलोडिंग, तो सामान की जो कीमत थी वो बढ़ जाती थी। तो ये हमारे यहाँ जो पाकिस्तान से होते हुए हम अफगानिस्तान पहुंचते थे तो बड़ी प्रॉब्लम थी। अब हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का, उसके पास में हमने यहाँ चाहबार पोर्ट बनाया, और यूपीएससी 2016 में डायरेक्टली क्वेश्चन था कि चाहबार पोर्ट का इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। सीधा आंसर था कि पाकिस्तान से न जाते हुए हमको अफगानिस्तान जाने का रास्ता मिल गया इससे। तो अब हम यहां से चाहबार पोर्ट से होते हुए, ईरान से होते हुए, ये चाहबार पोर्ट कहां बना रहे हैं, ईरान के, चाहबार पोर्ट ईरान का जो पार्ट है वहां पर बना रहे हैं, तो ईरान का पार्ट है चाबहार पोर्ट। तो ईरान से होते हम अफगानिस्तान पहुंच रहे हैं, कहां, काबुल। तो ये याद रखना, कहां से, मुंबई से होते हम सीधे कहां पहुंच जाएंगे, चाबहार पोर्ट, और ये ग्वादर पोर्ट के पास में है, तो हम निगरानी भी कर सकते हैं अगर चाइना का कोई माल आ रहा है, कोई जहाज आ रहा है, कि गड़बड़ तो नहीं करेगा। केवल 72 किलोमीटर की डिस्टेंस है बिटवीन चाबहार और ग्वादर पोर्ट। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में मेंस में भी आ चुका है 2-3 बार। तो ये एक मेन हमारे लिए इंपॉर्टेंट पार्ट था। अब यहां पर एक और देखो, टिड्डी दलों की हमले की साजिश। टिड्डी क्या होता है, ग्रास ऑफर, ये क्या है, प्लांट्स जो रहती हैं, प्लांट्स की लीव्स को पूरा खा जाते हैं, और ये पूरा कहां से आते हैं इसके बारे में यहां ही देख लेते हैं हम। कहां से स्टार्ट होता है ये, कहां से स्टार्ट होता है डियर फ्रेंड्स, यहां पर ये सोमालिया, ये सऊदी अरेबिया, सोमालिया सऊदी अरेबिया से होते हुए कहां पहुंच जाता है, यहां पर ईरान, और ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान से होते हुए हमारे ये जो वेस्टर्न एरिया है, राजस्थान वाला, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, वहां पर ही आकर पूरे फसलों को चौपट कर देता है। तो इसलिए ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो टिड्डी क्या होती है, पूरे प्लांट्स को क्या कर देती है, नुकसान पहुंचाती है। अगेन हमने ये सभी देखा, प्रवासी मजदूरों को आंसू पहुंचने उतरी केंद्र सरकार, तो इसके लिए क्या किया है मजदूरों के लिए, ये हमने कर लिया। इसके बाद 2.5 करोड़ किसानों को क्रेडिट कार्ड, केसीसी। केसीसी में क्या होता है, किसानों को सुविधा मिलती है कि वो पैसा निकाल सकते हैं इसमें से, उनको जमीन की, उनकी जितनी जमीन रहती है, जितना जमीन रहती है उसके हिसाब से उनको पैसा मिलता है उनके अकाउंट में, कि इतना अकाउंट से आप मीन्स उनका फिक्स अकाउंट बनता है, उसके तहत उतना लोन ले सकते हैं। तो ये आप याद रखना। एमएसएमई हमने देख लिया था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है जो हमको पढ़ने की जरूरत है। स्पोर्ट्स में हमारे लिए कोई न्यूज़ नहीं है। काला पानी जो क्षेत्र था नेपाल वाला, इसके बारे में हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया, इसके बारे में आप थोड़ा सा देख लेना कि काला पानी जो हमारा पिथौरागढ़ है, उत्तराखंड का एरिया, वहां पर एक काला पानी की
पूरी सुविधाएं दी गई। मीन्स जो काला पानी है वो क्षेत्र कहाँ है, हमारे उत्तराखंड क्षेत्र में। यहां से अभी हमने मानसरोवर के लिए एक सड़क बनाई थी और नेपाल इसका विरोध करता है कि काला पानी हमारे क्षेत्र का पार्ट है। नेशनल न्यूज यहां पर आगे हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम इसको छोड़ सकते हैं। आजकल में यहां पर इसमें कोई न्यूज ऐसी नहीं है जो हमारे यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप उन सभी को क्वेश्चन को मेरे कमेंट बॉक्स में करके बताना और आप उससे नोट्स बनाने की कोशिश करना। तो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज दैनिक जागरण एनालिसिस।